विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के स्वामी, हे आदिवासी भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने आपको अपने पूर्व वीडियो में इस बात की सूचना दी थी कि हम अति शीघ्र आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के मूलवासियों को विचार क्रांति का संदेश सप्ताह में 2 बार दिया करेंगे। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हम अपना पहला वीडियो विचार क्रांति के संदेशों के साथ हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारा आज का विषय है कि आदिवासी सत्ता से क्यों दूर है आदिवासी। यह विषय खास करके भारत के आदिवासी समाज के साथ सैकड़ों वर्षों से जुड़ा हुआ है। आदिवासी देश के गुलाम होने के पहले और देश के आज़ाद होने के बाद किन दौर से गुजरा, किन किन समस्याओं से उसका सामना हुआ और हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आज हमारे समाज के सभी शिक्षित लोग लगभग इन सब बातों से वाकिफ़ हैं। जल, जंगल और ज़मीन जो हमारी मूलभूत समस्याएं कल भी थी और आज भी है। देश की आज़ादी के पहले आदिवासी समाज का एक बड़ा संघर्ष गुलाम भारत में चला और आयतन करने की आवश्यकता है कि हमारा समाज लगातार इन समस्याओं से क्यों जूझ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ, हमें आरक्षण मिला और आरक्षण 2 प्रकार का मिला। एक हमें राजनीतिक आरक्षण मिला, दूसरा हमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इस प्रकार का आरक्षण मिला। राजनीतिक आरक्षण देने की मंशा यह थी कि हम देश की सत्ता में अपनी सहभागिता दिखाकर अपने समाज की समस्याओं का निराकरण संसद और विधानसभाओं में बैठकर करें। लेकिन 1950 से लेकर आज तक ना तो संसद में और ना ही विधानसभाओं में किसी राज्य की आदिवासी समस्याओं का कोई बेहतर निराकरण हुआ हो, ऐसा नज़र नहीं आता। अभी नज़र नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और समाज में अनेकानेक चर्चाएं हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया आज सबसे बड़े प्रचार तंत्र के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और जब हम सोशल मीडिया में, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, लगातार हम जब उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है आदिवासी समाज की, उनके काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी उत्तेजित करने वाले बातें, उनके विचार वहाँ हमको पढ़ने मिलते हैं। और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज के, चाहे वो संसद में हो, चाहे राज्यों के विधानसभाओं में हो, उनके खिलाफ भारी आक्रोश समाज में दिखाई देता है। तो साथियों, 1950 से लेकर अब तक जो बातें 1950 में हुआ करती थी, वही बातें 1980 के दशक में हुआ करती थी और वही बातें आज 2000 आने के बाद 2020 तक लगातार वही बातें हो रही हैं। तो मैं अपने देश के मूलवासियों से ये चाहता हूँ कि आप स्वयं चिंतन करें कि एक ही समस्या को हम लगातार 50 साल, 70 साल, 100 साल तक कब तक चर्चाओं में रखेंगे। क्या हम सिर्फ चर्चाएं करेंगे या इन चर्चाओं के निराकरण पर भी कुछ करेंगे? उस विषय में भी हम कुछ सोचना प्रारंभ करेंगे। आज आदिवासी समाज के अनेकानेक संगठन सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखाते हैं। ये तमाम संगठन कितने कारगर साबित हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसका चिंतन
सामाजिक स्तर पर क्या आदिवासी समाज करता है? क्या आदिवासी समाज में इस प्रकार का कोई चिंतन चलता है? क्या आदिवासी समाज में इस प्रकार की कोई विचारधारा विकसित होती है? और जब आपके पास में विचार ही विकसित नहीं होगा तो आप जो है क्रांति कहाँ से करोगे? बिना विचारों के आप कोई परिवर्तन ला नहीं सकते। अब परिवर्तन आदिवासी समाज में आ नहीं रहा है, तो इन सब कारणों को हमें समाज के भीतर खोजना है। हम इन कारणों को बाहर खोज रहे हैं। समस्याएं हमारे भीतर है और हम खोज रहे हैं बाहर। बाहर से मेरा तात्पर्य है कि हम राजनीतिक दलों में, सत्ता में, सरकारों में अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। वहाँ हमारा समाधान नज़र नहीं आ रहा है। तो समाज को आज ये सोचना चाहिए कि भी हम इनका समाधान कैसे करें। भारत में पहली बार बहुजन समाज को राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर का जो अध्याय है, अगर सही तरीके से किसी ने पहली बार हमको समझाने का प्रयास किया और बहुत बेहतर तरीके से समझाया तो वो पहले व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने राजनीतिक सत्ता को हमारी तमाम समस्याओं के समाधान की चाबी कहा। आदिवासी समाज में राजनीतिक क्रांति का प्रादुर्भाव करने वाले भारतीय इतिहास के पहले महानायक हुए हमारे पूज्य और हमारी धरोहर जयपाल सिंह भुंडा साहब हुए। आज की युवा पीढ़ी और मैं समझता हूं कि पुरानी पीढ़ी भी जयपाल सिंह भुंडा साहब को बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानती है। जब शिक्षित हो चुका समाज और शिक्षित हो रहा समाज, जब दोनों ही अपने महापुरुषों से, उनकी वैचारिक क्रांति से अनभिज्ञ हैं, तो आप कैसे किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का ख्वाब देखते हैं? यह परिवर्तन तो समाज में तब आएगा जब आप उनके विचारों को जानेंगे, समझेंगे और मानेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। कार्तिक उरांव साहब, उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो इस देश का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, उनके बाद में दिलीप सिंह भूरिया जी, ये तमाम लोग आदिवासी समाज में वैचारिक क्रांति लाने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सब शहीद हो गए। इनमें से कोई भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरा, सब सताए गए। मानसिक रूप से उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई वो सब हत्याओं के समान है। क्या हमारा समाज इस बात को जानता है? और नहीं जानता है तो क्या जो शिक्षित हो चुका समाज और शिक्षित हो रहा हमारा समाज आज जानने के लिए प्रयासरत है? जब हमारे समाज में जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? जिस आदिवासी सत्ता की बात जयपाल सिंह भुंडा साहब करते थे, आदिवासी सत्ता का सपना अगर इस देश में किसी ने देखा और समाज में बोया, वो जयपाल सिंह भुंडा साहब थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जयपाल सिंह भुंडा को अभी 10-12 वर्षों से कुछ लोग या कुछ युवा पीढ़ी जान रही है, लेकिन क्षणिक तरीके से जान रही है। गहन अध्ययन उनका भी नहीं है। तो जब तक आदिवासी सत्ता, जो बात बाबा साहब भी करते रहे, आदिवासी समाज में जयपाल सिंह भुंडा साहब करते रहे, कार्तिक उरांव साहब करते रहे, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते साहब करते रहे, दिलीप सिंह भूरिया साहब करते रहे, और उनके जाने के बाद हम आज आदिवासी सत्ता के बारे में ना तो सोचते हैं ना बात करते। मैं समझता हूँ दिलीप सिंह भूरिया जी के जाने के बाद यह मिशन रुक सा गया है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने वैचारिक क्रांति को आदिवासी समाज में
जन जन तक पहुंचाने के लिए साहित्यिक वैचारिक क्रांति का एक शंखनाद किया। 2007 में हमने आदिवासी सत्ता के नाम से एक मासिक प्रकाशन शुरू किया। यह पत्रिका आज़ादी के बाद पहली पत्रिका कही जा सकती है जिसने संपूर्ण देश के आदिवासियों के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं और नक्सलवाद जैसी लाइलाज हो चुकी समस्या पर मुखर होकर के अपनी बातों को रखा और देश के कोने कोने तक इस पत्रिका ने अपने विचारों से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इसके पहले जो भी पत्रिकाएं आदिवासी समाज के लिए प्रकाशित हुआ करती थी, उनका नज़रिया और उनका दायरा दोनों ही संकुचित था। आदिवासी के नाम से इस देश में कोई पत्रिका नहीं थी। जब आदिवासी सत्ता 2007 में जब प्रकाशित हुई तो एक साल के भीतर देश के अंदर में जो हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका था वह आकर्षित हुआ। पढ़ने और पढ़ाने की जो आदत हमारे समाज में है नहीं, उसको विकसित करने के लिए आदिवासी सत्ता ने काफ़ी तरह से वैचारिक प्रयास किए और लोगों में पढ़ने के प्रति एक रुझान पैदा किया और उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन जो सफलताएं हमें मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की सफलताएं के लिए हम आज भी संघर्षरत हैं। अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया। अब व्हाट्सएप आपको आधा अधूरा ज्ञान देता है। हमारे समाज को आज भी संपूर्ण साहित्यिक रूप से शिक्षित और बौद्धिक होने की आवश्यकता है। आज व्हाट्सएप के अंदर में जितनी बातें हो रही है, जितनी समस्याओं पर वहाँ पर जो लोग कमेंट्स करते हैं, क्या उसमें कोई समाधान है? साल भर अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज चलते हैं, उसमें कभी कोई बता सकता है इस देश में कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी समस्या का बहुत बेहतर तरीके से समाधान बताया जाता है? एक व्हाट्सएप ग्रुप में 2, 4, 5 आदमी जो है अपने कमेंट्स करते रहते हैं, बाकी के जो है 95% लोग फॉरवर्ड, सी और फॉरवर्ड। ये पढ़े लिखे समाज का हाल है। और हमें क्या चाहिए? आदिवासी सत्ता। जब हमारे पास किसी प्रकार की सोच नहीं है, हमारे पास किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, हमारे पास किसी प्रकार की विचार क्रांति नहीं है, तो आपको सत्ता कोई परोस के देगा? सत्ता कोई आरक्षण की बैसाखी पे मिलती है? नौकरियां आपको आरक्षण की बैसाखी से मिली, लेकिन सत्ता आपको आरक्षण से नहीं मिलेगी। संविधान निर्माताओं ने वहाँ भी हमारे को सत्ता कैसे पाई जा सकती है, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर राजनीतिक आरक्षण दिया। तो इन 70 सालों में हमने क्या सीखा? राजनीतिक आरक्षण से हमारे समाज में सांसद और विधायक पैदा होते रहे, पैदा हो रहे हैं और पैदा होते रहेंगे। अब पूरा समाज उन्हें कहता है कि ये चाटुकार और गुलाम नेता हैं। सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लिया गया है कि जिस राजनीतिक दल में हमारे समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राजनीतिक रूप से उस दल के गुलाम नेता हैं। जब आप ये जानते हो बहुत बेहतर तरीके से कि वो गुलाम प्रतिनिधित्व है, वो गुलाम नेता है, और आप लगातार उन्हें चुन रहे हैं, आप लगातार उन्हें अपने कंधे में बैठा करके ढो रहे हैं और घर में आकर के उसे गाली दे रहे हैं, ये विडंबना नहीं है इस समाज की? अरे एक तरफ आप उसको गुलाम प्रतिनिधित्व का तमगा लगा करके बैठे हुए हैं और आप उसे अपने कंधों में ढो भी रहे हैं, उसे बड़े सम्मानित तरीके से, जैसे कि वो आपका कोई मसीहा है, आपका खुदा है, उसका आप जो है सम्मान कर रहे हैं। उसके बगैर आपका कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, उनके बगैर आपका कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो सकता। तो हम सोच क्या रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं? इस आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस चैनल को प्रारंभ करने का हमारा मकसद ही यही है कि हम आपको आगाह करें कि आप सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। कंसेप्ट हमेशा बहुत क्लियर होना चाहिए।
आज समाज में युवा वर्ग आदिवासी सत्ता के प्रति बहुत जागरूकता प्रदर्शित करता है। वो चाहता है कि आदिवासी सत्ता आए, लेकिन कैसे आए ये चिंतन किसी के पास नहीं है। ऐसा भी कौन सोचता है बैठ करके? जो शहरी क्षेत्रों में बेहतर तरीके से पढ़ लिख करके जागरूक हुआ है, वो युवा सोचता है। जहां आदिवासी अल्पसंख्यक हैं या अति अल्पसंख्यक हैं, यह विचार जहां पर हम बहुसंख्यक हैं, क्या वहां आते हैं? और आते हैं तो कितने प्रतिशत आते हैं? क्या इस प्रकार की कोई विचारधारा को लेकर के कोई हमारे पास सेमिनार होते हैं, कोई हमारे पास वर्कशॉप होते हैं? इस आइडियोलॉजी को विकसित करने के लिए क्या अभी हम कोई प्लान बनाते हैं? छत्तीसगढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज छत्तीसगढ़ को और झारखंड को देश के बड़े आदिवासी बहुल्य राज्यों में गिना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल्य प्रदेश बोला जाता है। हम या तो कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, और दोनों को गालियां देते रहते हैं, दोनों की आलोचना करते रहते हैं। और घर में बैठ करके सामाजिक छोटी बैठकों में या बड़ी बैठकों में हम ये चिंतन भी कभी कभी कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी आदिवासी सत्ता क्यों नहीं? जिनके कंधों पर इस आदिवासी सत्ता का भार है, क्या उन्होंने कभी इस विषय पर कोई विचार विमर्श किया? क्या वो कभी इस विषय को लेकर समाज के पास आए, या समाज कभी इन विषयों को लेकर के उनके पास में गया? इस पूरे मामले में सब शून्यता है। तो साथियों, वैचारिक क्रांति वैचारिक जागरूकता से आएगी। हमारे तमाम राजनीतिक महापुरुषों ने, विद्वानों ने हमेशा यह बात हमें बताई है कि सत्ता ही समाधान का सबसे बड़ा साधन है, और शिक्षा उसका एक माध्यम है। शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पर मैट्रिक पास करने या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपके पास में अधिकतम कितना ज्ञान है और आप अधिकतम कितना ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। और जब तक आप अधिक से अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, बहुत बेहतर शिक्षित होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये लड़ाई आधी अधूरी कल भी थी, आज भी है, और आने वाले कल में भी रहेगी। तो हम अपने देश के मूलवासियों से यह आग्रह करते हैं कि हम जिस प्रकार के काम आप लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं, जो विचार क्रांति को पूरे देश में विकसित करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए, हमें सलाह दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित करिए, और विचार क्रांति के माध्यम से जो हमें अपने मूल उद्देश्य की जो प्राप्ति करना है, आदिवासी सत्ता को हम कैसे प्राप्त करें। जल जंगल जमीन जो हमारी सैकड़ों सालों से चली आ रही समस्या का निदान भी आप आदिवासी सत्ता के माध्यम से ही खोज पाएंगे। आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आपसे अनेकों विषय पर चर्चा करेंगे। हर उस प्रकार की समस्याओं पर चर्चा करेंगे जिसके समाधान आज समाज तलाश रहा है। कोरोना महामारी के चलते भारत की वैचारिक क्रांति के रूप में स्थापित आदिवासी सत्ता हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन रुका हुआ है। हम चाहेंगे कि नए वर्ष में जनवरी 2021 से यदि वातावरण इसी प्रकार से सामान्य होता चला गया
तो हम उसका भी प्रकाशन अतिशीघ्र जनवरी 2021 में शुरू करेंगे। तो साथियों, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि इस विचार क्रांति के आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदेशों को आप ग्रहण करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निसंकोच जो भी सलाह आप देना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप में अवश्य दें, बिना संकोच के। इसी के साथ आज का यह संदेश यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय आदिवासी, जोहार, जय सेवा।